देखिए कॉपी। पिछला दिन आप लोग पढ़े थे कि डेल्टा एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बताया गया था। डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। उसमें आपको ये बताया गया कि वैल्यू ऑफ डेल्टा एन यदि 0 होगा तो उसमें क्या क्या बातें हो सकती है। उसमें सबसे पहला क्या बताया गया कि केसी और केपी आपस में इक्वल होगा। दूसरा क्या बताया गया कि केपी और केसी और केपी का कोई यूनिट नहीं होगा। और तीसरा क्या बताया गया, डेल्टा एच और डेल्टा ई आपस में इक्वल होगा। अब यदि डेल्टा एन का मान 0 होगा तो उसका चौथा बात क्या हो सकता है ये पढ़ेंगे, पांचवा क्या हो सकता है ये पढ़ेंगे, छठा क्या होगा ये पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब अभी डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे चौथा नंबर, फोर नंबर। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। H2 एक गैस है, यह I2 यह भी एक गैस है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और ये बनाता है 2HI गैस। साथ साथ लिखिए। तो तुम इस रिएक्शन को गौर से देखो और बताओ कि क्या इसका डेल्टा एन 0 है। बोलिए डेल्टा एन 0 है या नहीं। इसका डेल्टा एन 0 है। कैसे, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 1 1 + 1 करेंगे 0, प्रोडक्ट में से टोटल रिएक्टेंट को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, सबका सब गैस है। अब मान लीजिए आप कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये रिएक्शन मान लो कि इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया और इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के बाद इसका मोल ए है, यानी ये है ए मोल, मान लो ये है बी मोल और इसको हम मान लेते हैं कितना मोल, सी मोल। एबीसी का अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम नहीं लिख रहे हैं, सीधा हम एबीसी कंसीडर कर लिए। ये कौन सा मोल है, T0 पर या इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर। तो हम इसको लिखते हैं ये कौन सा मोल है, इक्विलिब्रियम मोल। क्योंकि हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम मोल की बात किए हैं तो यहाँ पर चेंज की बात नहीं होगी। हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लिखेंगे चेंज -x + x, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच ही गया तो इसका सीधा मतलब है कि अब उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में या कंसंट्रेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अब आप बताइए कि इस रिएक्शन का यदि आप केसी निकालना चाहते हैं तो केसी निकालने के लिए तो मोल से तो काम चलेगा नहीं, हमको कंसंट्रेशन से काम चलेगा। और मोल दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन निकालेंगे कैसे, वॉल्यूम से डिवाइड करके। मान लो कि रिएक्शन मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम आपको V दे दिया, तो मोल को हम बदल सकते हैं किस में, कंसंट्रेशन में। कैसे, वॉल्यूम से डिवाइड करके। तो अब हम यहां पर लिखते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, A/V। यहाँ पर A है H2 का मोल और V क्या है, बर्तन का पूरा वॉल्यूम। मोल बटा वॉल्यूम करेंगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, P/V। ये क्या हो जाएगा, P/V। तो सबका कंसंट्रेशन हमको निकल गया। अब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। बताइए इस इक्वेशन के लिए केसी का क्या एक्सप्रेशन आप लिखिएगा। हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 2 बटा कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, ऐसा लिखेंगे। अब बताओ यहां पर Kc बराबर इस सब का कंसंट्रेशन का वैल्यू C और V के टर्म में निकला हुआ है। तो HI का कंसंट्रेशन यहाँ है, HI का कंसंट्रेशन ये है C/V। तो बताओ C/V का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर कितना है 2, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन HI का कितना है C/V, कोफिशिएंट 2 था, पावर में 2 चला गया, बटा। बताओ क्या लिखेंगे आगे। H2 का कंसंट्रेशन कितना है A/V, तो ये हो जाएगा A/V और ये क्या हो जाएगा B/V। इस दोनों का पावर कितना कितना 1 1। पावर में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बताइए कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C² बाय V² और बटा
पावर में एक है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए आप, ये हो जाएगा a इंटू बी बटा बी स्क्वायर। यहां से कुछ कटेगा, क्या कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा। और यहां से फाइनली हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो केसी है ये हो जाएगा सी स्क्वायर बटा ए गुना बी। अब आप इस समीकरण को, इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखिए। क्या इसमें कहीं भी आया, भी कहीं आया, भी कट गया। भी इसलिए कट गया क्योंकि इसका डेल्टा एन जीरो था। यदि इसका डेल्टा एन जीरो नहीं होता तो भी नहीं कटता। देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहां पर कोफिशिएंट होता 3, तो ये हो जाता 3 - 2 यानी 1, यानी डेल्टा एन हो जाता 1। डेल्टा एन यदि 1 हो जाता तो यहां पर 3 होता, तो पावर में यहां कितना होता, भी क्यू, और नीचे होता भी स्क्वायर। तो बताइए एक भी बचता कि नहीं बचता। लेकिन यहां पर भी इसलिए नहीं बचा क्योंकि इस रिएक्शन के डेल्टा एन का मान कितना है, 0। ऐसा कोई भी रिएक्शन हो जिसके डेल्टा एन का मान 0 हो, उसमें जब आप केसी का एक्सप्रेशन लिखेगा तो वॉल्यूम कट जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके डेल्टा एन का मान 0 हो, उसके केसी का मान वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करता है, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में, अच्छा वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट हो जाता है मतलब कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको सिर्फ मोल चाहिए। अब देखिए ना, ऊपर लिखे हैं सी स्क्वायर, सी क्या है, सी क्या है बताइए, इक्विलिब्रियम मोल है। नीचे लिखे ए इंटू बी, ए क्या है, H2 का मोल है, I2 क्या है, बी का मोल है। इसका तो हम कह सकते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, देन value of Kc of this type of reaction is independent from total volume। यही बात समझ में। तो ये स्टेटमेंट, ये पूरा लिखने के बाद आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आगे से यदि आपको किसी क्वेश्चन में Kc निकालने के लिए दे दिया लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया, तो आप तुरंत क्वेश्चन पर फोकस कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका डेल्टा एन जीरो है, क्योंकि जिसका डेल्टा एन जीरो होगा उसके Kc को निकालने के लिए हमको वॉल्यूम की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि Kc का वैल्यू, ऐसे रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट हो जाता है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है ये। उतारिए तो ये डाटा पहले। इस डाटा को उतारिए और फिर उस बात को लिखेंगे। ये बताओ कि इस बात को समझे ना, प्रैक्टिकली समझे कि हम क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। मतलब वॉल्यूम सीधे कट के हट जाता है, तो वॉल्यूम दे या नहीं दे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मोल से ही काम चल जाता है, कंसंट्रेशन की कोई जरूरत है ही नहीं। यानी वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोल रहेगा तो कंसंट्रेशन निकालेंगे कैसे, वॉल्यूम से डिवाइड करके। न क्वेश्चन में वॉल्यूम की जरूरत है ना कंसंट्रेशन की जरूरत है, सिर्फ मोल की जरूरत है। लिखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ जो हम इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं ये किसके लिए आया है, उस रिएक्शन के लिए जिसका डेल्टा एन क्या होता है, 0। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वैल्यू ऑफ Kc इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन और टोटल वॉल्यूम। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डेल्टा एन जिसका 0 होता है, वैल्यू ऑफ Kc इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन और टोटल वॉल्यूम। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको टोटल कंसंट्रेशन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है।
वॉल्यूम दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? कोई परेशानी है इसमें? तो ये था चौथा बात। पहला पढ़े कि के सी के पी के बराबर होगा, दूसरा पढ़े यूनिट नहीं होगा के सी के पी का, तीसरा पढ़े डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा, चौथा पढ़े कि इस तरह के रिएक्शन के केसी को जब आप निकालिएगा तो इक्विलिब्रियम मोल से ही काम चल जाएगा, ना कंसंट्रेशन की जरूरत है ना टोटल वॉल्यूम की जरूरत है। पांचवा लिखिए। पांचवा फिर से अब हम इसी तरह का बात करते हैं और ये साथ साथ अब आप लिखिएगा, इसमें अब हम कुछ चेंज लाने वाले हैं। एक्चुअल में अभी हम बात कर रहे थे केसी के लिए, अब हम बात करेंगे किसके लिए? केपी के लिए। मान लीजिए कि एक बार फिर से आपको यही रिएक्शन दे दिया, क्योंकि यही एक रिएक्शन है ऐसा जिसका डेल्टा एन क्या है? 0। सबका इक्विलिब्रियम मोल दे दिया, तो बताओ तुम इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो? यदि प्रारंभ में नहीं, सॉरी, इक्विलिब्रियम पर सबका मोल दे दिया, तो क्या इक्विलिब्रियम पर सबका मोल फ्रैक्शन नहीं निकल सकता है? कैसे? इंडिविजुअल मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो H2 का मोल फ्रैक्शन तुम बताओ कितना होगा? ए बटा ए प्लस बी प्लस सी। अब बताइए I2 का कितना होगा? बी बाई ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो बाई टोटल। तो ये हो जाएगा ए बटा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी बटा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा सी बटा ए प्लस बी प्लस। लिखते जाइए। तो ये निकल गया आपका मोल फ्रैक्शन। अब आप ये बताइए कि मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से गुना करते थे तो पार्शियल प्रेशर मिलता था। याद होगा आपको, एक फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ये पढ़ाए थे, याद है? नहीं बोले थे कि मोल को आप पार्शियल प्रेशर में ले जा सकते हैं, बस ये कीजिए कि मोल को मोल फ्रैक्शन में बदल दीजिए और मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से गुना कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर क्या बता देगा? पार्शियल प्रेशर। और ये इक्विलिब्रियम का मोल फ्रैक्शन है, टोटल प्रेशर से गुना करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर का प्रेशर बताएगा। यानी अब हम बात करेंगे किस पर? इक्विलिब्रियम प्रेशर की। तो बताओ कितना हो जाएगा? ए बटा ए प्लस बी प्लस सी, और मान लो कि क्वेश्चन में टोटल प्रेशर पी का वैल्यू आपको क्वेश्चन दिया, जैसे वहां पर टोटल वॉल्यूम दे दिया था, इसी प्रकार इस बार क्या किया? टोटल प्रेशर दे दिया। तो अब बताइए इसका प्रेशर कितना हो जाएगा I2 का? बी बाय ए प्लस बी प्लस सी गुना टोटल प्रेशर। HI के लिए क्या हो जाएगा? सी बाय ए प्लस बी प्लस सी गुना टोटल प्रेशर पी। अब बताओ सबका प्रेशर निकल गया। अब तो हम केपी निकाल सकते हैं। पहले आप यहाँ तक लिखिए तो, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। ये ये टर्म समझ में आया ना सब? ये टर्म सब समझ में आया ना कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं? अब यहाँ से बताओ केपी का क्या एक्सप्रेशन बनेगा? उस रिएक्शन के लिए केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? केपी इज इक्वल टू, बोलिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का पावर 2 बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 का पावर 1। पावर 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए यहाँ से KP बराबर लिखते हैं। बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना है? ये है HI, ये है I2 और ये है H2। लिख डालिए सबको। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, इसको C इंटू पी लिख सकते हैं, तो लिख दें CP बटा, बोलो आगे, A प्लस बी प्लस सी बटा, अच्छा इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना? क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर का पावर HI का पावर 2 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना लिखेंगे? A बटा A प्लस बी प्लस सी गुना P। यहाँ तो होल स्क्वायर नहीं होगा, इंटू यहाँ होल स्क्वायर थोड़ी होगा, यहाँ पर पावर तो बने है ना। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 कितना, यही है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? B बटा A प्लस बी प्लस सी गुना टोटल प्रेशर। ऐसा लिख सकते हैं? आप भी लिख दीजिए।
थोड़ा उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके नीचे क्या लिख सकते हैं, इधर देखो तो, इधर इधर ध्यान से देखना, एक ही बार में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ए गुना बी गुना पी, इसको लिख सकते हैं ए गुना पी स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर, या इसको पी स्क्वायर से पी स्क्वायर नीचे कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी। तो हम थोड़ा टर्म को छोटा करेंगे, हाँ इसी को मिटा दें। देखना जरा, बोलिए क्या लिखेंगे के पी के लिए। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये लिख सकते हैं सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, होल बटा ए गुना पी अब बी गुना पी, यानी इसको लिख सकते हैं ए गुना बी गुना पी स्क्वायर, अब बटा ए प्लस बी प्लस सी नीचे भी है, प्लस बी प्लस सी उधर भी नीचे है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दो तीन टर्म कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो के पी बराबर क्या बचा, टी स्क्वायर बटा ए इंटू बी। अब देखो फिर से वही इक्वेशन नहीं आ गया। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, पहले उसको समझो बाद में लिखना। कंक्लूजन निकला ये कि इससे पिछले वाले केस में केसी को निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं थी, और इस बार केपी को निकालने के लिए टोटल प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, या पार्शियल प्रेशर की आवश्यकता नहीं है। देखो इक्विलिब्रियम मोल सी था ना, इक्विलिब्रियम मोल एच आई का, ये था H2 का और बी था I2 का, सीधे मोले से काम चल जाएगा, इसमें पार्शियल प्रेशर की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे हैं, यहाँ पर इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जीरो हो, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, वैल्यू ऑफ के पी इज, वैल्यू ऑफ के पी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, किस किस से इंडिपेंडेंट है, टोटल प्रेशर, या इसी को आप कह सकते हैं और पार्शियल प्रेशर, या एंड भी लिख सकते हैं आप। मतलब इक्विलिब्रियम मोल से ही काम चल जाएगा, उसको प्रेशर में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको गुना भाग करके जो लास्ट आता है उसको लिख के ये स्टेटमेंट लिखिए, हम ला देते हैं उसको, यहाँ पर है, उससे आगे यहाँ उतारिए, यहाँ तक के पी बराबर ये इक्वेशन लिखिए और फिर उस लाइन को लिखना है। यहाँ तक हुआ, इस लाइन को लिख लीजिए। पहुँच गए यहाँ तक। हाँ तो आज दो टॉपिक पढ़े, क्या क्या, केसी टोटल वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगा, टोटल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा जिसका डेल्टा एन जीरो हो, और जिसका डेल्टा एन जीरो हो उसका केपी पार्शियल प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा, टोटल प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा। देखो जो जिस चीज़ से इंडिपेंडेंट होगा उसका व्यवस्था क्वेश्चन नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना।
तो यदि क्वेश्चन में तुमको पार्शियल प्रेशर की जरूरत पड़ रही हो, टोटल प्रेशर की जरूरत पड़ रही हो, और क्वेश्चन में उसके रिगार्डिंग कुछ भी दिया हुआ नहीं हो, तो ट्राई करना, कोशिश करना कि तुरंत चले जाना है उस रिएक्शन पर, और रिएक्शन को गौर से देखना है कि कहीं रिएक्शन ऐसा तो नहीं दिया हुआ है जिसके डेल्टा एन का मान जीरो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके डेल्टा एन का मान जीरो है उसके लिए ये सब चीज़ की जरूरत है ही नहीं। यही बात समझ में? वहां पर आपको लगेगा कि डाटा इनसफिशियंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ क्वेश्चन यदि सच में कुछ गलती दे दिया हो तो अलग बात है, अदरवाइज। अब इसका छठा बात देखिए। छठा बात में फिर से वही रिएक्शन लिखिए, हम इसी को लाते हैं वापस। सिर्फ रिएक्शन लिखना है। मान लीजिए कि t बराबर 0 पर H2 का दे दिया a मोल और I2 का दे दिया b मोल, और इसका कितना, 0। अब बताइए जब ये, अच्छा बताइए तो टोटल मोल टेकन फॉर द रिएक्शन कितना हुआ? टोटल मोल टेकन कितना है, a प्लस बी। ए लिए H2 का और बी लिए I2 का। अब बताओ, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ t बराबर 0 है। t बराबर 0 है, इसका सीधा मतलब है कि यह टाइम के साथ वेरी करेगा, चेंज करेगा, और कब तक चेंज करेगा? जब तक कि ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच ना जाए। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं चेंज, तुम भी साथ साथ लिखते चलो, सभी लोग जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है सब। चेंज लिखोगे तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, नो सॉरी सॉरी सॉरी, चेंज कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2x। कब तक चेंज करेगा? जब तक कि ये इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। तो हम अब निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम मोल। कितना होगा बताइए, ये a माइनस एक्स, ये कितना होगा, b माइनस एक्स, ये कितना होगा, 2x। अब बताओ तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या है? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पर जाने के बाद सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। बताओ, माइनस एक्स माइनस 2x, अब प्लस 2x कट जाएगा कि नहीं कटेगा? ये कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा, a प्लस। तुम एक चीज़ गौर किया कि शुरुआती मोल और इक्विलिब्रियम मोल आपस में इक्वल है। देखो, टोटल टेकन मोल ए प्लस बी, इक्विलिब्रियम मोल भी ए प्लस बी। इसका सीधा मतलब है कि जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जीरो होता है ना, उसके टोटल मोल में टाइम के साथ किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होता है। आप टाइम कितनों बदल दीजिए, टोटल मोल जब जोड़िएगा ना तो आपको एक ही जैसा रहेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं, इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, देन टोटल मोल डू नॉट चेंज विथ टाइम। इट मीन्स टोटल मोल जो होगा वो सेम होगा एट एनी टाइम, किसी भी टाइम लीजिएगा, शुरुआती मोल भी उतने आएगा, इक्विलिब्रियम मोल भी उतने आएगा। जब वो रिएक्शन चल रहा है, इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा है, तब भी इक्विलिब्रियम मोल उतने आएगा, क्योंकि टाइम के साथ टोटल मोल में किसी तरह का कोई वेरिएशन होता ही नहीं है जब डेल्टा एन का मान कितना हो, 0 हो। तो ये इसका लास्ट बात था, लिखेंगे इसको। ये पूरा पूरा डाटा यहाँ तक उतार लीजिए, और उसके बाद नीचे लिख लेंगे, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का, जिस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 हो, टोटल मोल डू नॉट चेंज विथ
टाइम। इट मीन्स total mole are same at any time. तो अभी आप पढ़ रहे थे कि डेल्टा एन का मान जब जीरो होगा तो क्या क्या हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, फिर पढ़ेंगे डेल्टा एन का मान नेगेटिव होगा तब क्या होगा। केस 2 केस 3। तो हेडिंग डालिए केस 2। ये लिखा हुआ इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव, इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब पहले एक बार रिवाइज कीजिए, तो डेल्टा एन का मान जब जीरो हुआ था तो क्या हुआ था, केसी केपी के बराबर हुआ था। इस केस में पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे डेल्टा एन, ये केसी केपी के बराबर नहीं होगा। दूसरा बात क्या पढ़े, यूनिटलेस होगा केसी एंड केपी। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एन यदि पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे तो वो यूनिटलेस होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ यूनिट रहेगा ही, चाहे डेल्टा एन का मान पॉजिटिव हो या डेल्टा एन का मान निगेटिव हो। डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर हो गया था, इस केस में बराबर नहीं होगा। केसी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट हो गया था, यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। केपी पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया था, यहाँ नहीं इंडिपेंडेंट होगा। वहाँ पर टोटल मोल टाइम के साथ चेंज नहीं होता था, यहाँ पर टोटल मोल टाइम के साथ चेंज होगा। तो इसमें मैक्सिमम बात वही है जो आप पीछे पढ़े हैं, मतलब जो वहाँ हुआ था वो यहाँ नहीं होगा। उसमें कुछ डेटा वाइज बात है जो आपको याद रखना है या समझ लेना है। तो अब हम पढ़ रहे हैं केस 2 इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब बताइए, इसके लिए कल इक्वेशन पढ़े थे, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन, पढ़े थे आप। अब बताओ, इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव इट मीन्स के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। सॉरी, डेल्टा एन का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पर जब आप वैल्यू कुछ पॉजिटिव दीजिएगा तो आर टी टू द पावर पॉजिटिव, टी का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आप दीजिएगा ही। तो केसी का मान कुछ ना कुछ चीज से गुना होगा तब जाके केपी के बराबर होगा। इसका मतलब है कि वैल्यू छोटा है तब ना इसको गुना करके बड़ा करते हैं, तब जाके ये केपी के बराबर होता है। इट मीन्स इन दिस केस केपी इज ग्रेटर देन केसी। समझे कैसे लिखे, केसी में कुछ चीज से गुना करते हैं तब जाके वो केपी के बराबर होता है, मतलब ये छोटा है तब ना इसको गुना करके बढ़ा के तब इसके बराबर होता है। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी में आप एक और बात पढ़े थे जिसको हम, आप नीचे लिख लीजिएगा, हम उधर लिखते हैं। आप क्या पढ़े थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, पढ़े थे आप। इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, डेल्टा एन भी पॉजिटिव हो तो बताइए इस इक्वेशन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। अब डेल्टा एन आर टी में इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, डेल्टा ई का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसमें जब इसको जोड़ेंगे तब जाके वो डेल्टा एच के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू छोटा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस केस में डेल्टा एच जो होगा वह बड़ा होगा किससे, डेल्टा ई से। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन के दृष्टिकोण से खाली पता होना चाहिए कि कब बड़ा, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। और कैलकुलेशन में दुए को बात था बड़ा छोटा वाला, बाद बाकी तो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट हो गया, प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, बस इतने बात है। वहां पर टोटल मोल टाइम के साथ चेंज नहीं होता था, यहाँ पर चेंज होगा, तो सब कैलकुलेशन का विषय वस्तु है, वो सब तो जब होगा देखा जाएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसका केस 3। केस 3 में भी यही बात होगा। बताओ केस 3 में क्या क्या करना है, बोलिए कहाँ कहाँ चेंज आएगा।
केस 3 में डेल्टा एन को तुम क्या करोगे, अभी लिखना मत, हम कुछ जगह करेक्शन करेंगे, इसको हम निगेटिव करेंगे। तो निगेटिव करेंगे तो फॉर्मूला होता है के पी बराबर के सी इंटू आर टू द पावर डेल्टा एन। यदि डेल्टा एन निगेटिव हो जाए तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। अब तुम ही बताओ कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, के पी इज इक्वल टू के सी बटा आर टी का पावर पॉजिटिव। ये गुना में था तो पावर निगेटिव था, बट्टा में आ गया तो पावर पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये कोई ना कोई संख्या देगा और केसी में भाग जब देंगे उस संख्या से तब जाके वो केपी के बराबर होगा। ऐसा मतलब ये बहुत बड़ा है, तब ना भाग देके इसको छोटा करते हैं तब जाके वो केपी के बराबर होता है। यानी इस केस में उल्टा हो जाएगा, केपी हो जाएगा छोटा और केसी हो जाएगा बड़ा। क्या बात समझ में आई? डेल्टा एच यहाँ पर ये आप नेगेटिव इसको जैसे ही कीजिएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब डेल्टा ई में कुछ घटा रहे हैं, डेल्टा एच ई में कुछ घटा रहे हैं तब जाके वो डेल्टा एच के बराबर हो रहा है, मतलब डेल्टा ई बड़ा है क्या जी, तो फिर उल्ट साइन पलट जाएगा, हो गया खत्म। तो अब आप केसी और केपी के हर एक न्यूमेरिकल को बनाने में सक्षम है। तो अब आप केस 3 उतार लीजिए, नेक्स्ट क्लास से इसका न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास से इसका न्यूमेरिकल होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोटिस सुन लीजिए सभी लोग, जो ऑनलाइन पढ़ेंगे या ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं वो भी, या जो पढ़ेंगे। 26, 27, 28 इस 3 डेट में शादी उदी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा शादी अटेंड करनी है और जाना बहुत निहायत ज़रूरी है। 27, 28 को तो बिहार में ही नहीं रहेंगे, तो 27, 28 को तो कन्फर्म क्लास बंद रहेगा। एक 26 यानी कल का बता देते हैं। एक बार टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिएगा, यदि उसमें बोला जाए कि आइए क्लास होगा तो आ जाइएगा। यदि बोला जाए कि छुट्टी है अब लगातार 3 दिन, तो फिर अब क्लास 29 को ही होगी। 29 को संडे मंडे रहे, दिन रात रहे, कुछ और रहे, सुबह में 10 से 11 क्लास चलेगा, यदि हम सही सलामत यहाँ पहुँचते हैं तब। समझ गए? 26 कल को लेकर सस्पेंस क्यों है, कल जाना है खगड़िया, तो हमको लगता है रात में यदि टाइम से लौट गए तो पढ़ा देंगे, और यदि मान लीजिए कि टाइम ज़्यादा लग गया वहाँ से, यदि सुबह हो गया आने में, तो फिर मुश्किल है ना रात भर जग के पढ़ाना फिर दिन में। तो अगला 3 दिन आपका क्लास डिस्टर्ब रहेगा, 27, 28 को कन्फर्म और 26 को एक संभावना बनती है। और यदि क्लास होती है तो फिर से वो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। आपका एग्जाम भी हो तो आप निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए। जब जब परेशानी होगी किसी तरह की तो रिकॉर्ड किया जाएगा लेक्चर और आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो एग्जाम रहे तो भी शादी अटेंड आप भी कर रहे हैं तो कीजिए, चूँकि लगन का टाइम है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसका न्यूमेरिकल पर काम होगा, ठीक है।